I'm the first lady electrophysiologist of the country. हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों ये घुस चुका है कि डॉक्टर्स तो पैसा बनाते हैं। आपके पास पानी पड़ा है, बिजली की नंगी तार वहाँ छोड़ देंगे तो क्या होगा? करंट आएगा। इसी तरह से हार्ट में करंट आता है। जब किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट होती है, कोई बेहोश होकर आपके पास गिर गया, आपके पास सिर्फ 6 मिनट होते हैं। हर इंसान को CPR आना चाहिए, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती आगे आके सीखें। क्यों नहीं है हमारे में जज्बा एक लाइफ सेव करने का? आपको AED के बारे में पता है? एयरपोर्ट्स पे एक बिजली का साइन बना होता है, उसके नीचे एक बॉक्स लगा होता है, उसके ऊपर AED लिखा होता है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जहाँ जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है वहाँ ये AED का बॉक्स होना चाहिए। ये जान बचाने के काम आता है। 14 साल की उम्र का बच्चा, उसको CPR आना चाहिए। AI को कार्डियोलॉजी, स्पेशली कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में तो बहुत यूज़ करते हैं। काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे थे। आप लोगों की अवेयरनेस अब बढ़ रही है। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, यू फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ, फीलिंग टायर्ड, यू फीलिंग नॉट वेल, यू फीलिंग यहाँ पे पेन हो रही है, शोल्डर में आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बैठने के बाद रिलीव हो रहा है, दैट इज़ नोन एज वॉक थ्रू एंजाइना। दिस इज़ नोन एज वॉक थ्रू एंजाइना। सो ये सब हम अवॉइड करते हैं। अब एक्सरसाइज के नाम पे लोग हमेशा ये बोलते हैं हमने तो जिम ज्वाइन कर लिया है, जिम की आपने मेंबरशिप दे दी है, ठीक है, और उसके बाद जिम कभी शक्ल देखी नहीं, पैसे खर्च किए। मैंने हमेशा वॉकिंग शूज़ पहने हैं हॉस्पिटल में, मैं ऊपर नीचे चलती रहती हूँ। आई नेवर टेक द लिफ्ट। आप मुझे बताइए, आप कार लेने जाते हैं उसकी इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, अपनी हेल्थ की इंश्योरेंस लेने में हमारे को क्या प्रॉब्लम है? वी आर एम्प्लॉयड। अगर डॉक्टर डायग्नोज कर ले तो एक्सपेंसिव है, अगर डायग्नोज ना कर पाए तो फूहड़ है। ये क्या बात बनी? You are trying to do the best for the patient. Patient doesn't realize how hard you are working. I accept challenging. जो हर जगह से refuse होके आते हैं patients, उनका I accept, yes, I will do it. Patients की relatives की nature में वो शुक्राना ख़त्म हो गया। ना तो वो ऊपर वाले का शुक्राना करते हैं, ना ही वो डॉक्टर का शुक्राना करते हैं जो उनके लिए इतना काम कर रहा हो। जो हम सोचते थे कि डॉक्टर जो है वो भगवान का ही दूसरा रूप है। चलिए, भगवान मत मानिए, लेकिन इंसान तो इंसान नहीं मानते हैं। लोगों ने स्वीकार किया जब आपने तय किया कि नहीं, मुझे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बनना है। एक्सेप्टेंस था। आपको क्या लगता है? मैं ये जानती हूँ कि आज के दौर में भी, चाहे आप कितना भी कंधे से कंधे मिला के चलने की बात करें, एक्सेप्टेंस बहुत कम होता है। मेरे को कमेंट था, अरे तुम क्या कर रहे हो, जाओ घर जाओ ना, बर्तन वर्तन धो। 95% डू नॉट सर्वाइव सडन कार्डियक अरेस्ट, और हमें पता ही नहीं है सडन कार्डियक अरेस्ट होती क्या है। हम हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं। न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है यंगस्टर्स मर गए, वो जल्दी, उनका हार्ट अटैक हो गया, उनका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इट्स सडन कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट को सेम कहना इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। 85 to 90% पेशेंट सर्वाइव ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों होता है? खून की धमनियाँ जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, वो चोक हो जाए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं इन गुड हैंड्स, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करेंगे दिल की असली धड़कन की। आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर वनीता अरोड़ा, जिन्होंने न सिर्फ हजारों लोगों के दिल की धड़कन को रिदम मिलाने का काम किया है, सही ताल में लाने का काम किया है, बल्कि मेडिकल साइंस में भी कई नई राहें खोली हैं। हम जानेंगे क्या होता है जब दिल की रिदम बिगड़ जाती है, क्या हर धड़कन का इलाज दवा से संभव है, और क्या तकनीक से दिल को दूसरी जिंदगी दी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दिल से जुड़ी बात दिल से। डॉक्टर वनीता, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू श्वेता, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सुन के बहुत टेक्निकल लगता है। दर्शकों के लिए हम पहले इसी को टच कर लेते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। देखिए श्वेता जी, जब आप अपना घर बनाते हैं, आप 2 सिस्टम लगाते हैं, एक पानी का सिस्टम, एक बिजली का सिस्टम। दोनों आपके घर में रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है अपने आप से, लेकिन दोनों डिपेंडेंट भी हैं, राइट? इसी तरह से जब हमारा हार्ट बनाया भगवान ने, उसमें 2 सिस्टम लगाए। एक ब्लड सप्लाई का सिस्टम, जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, जिनकी ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट अटैक होते हैं और जिनकी एंजियोप्लास्टी होती है, स्टेंट डलते हैं, तो वो प्लम्बर्स का काम है, राइट? आपका अगर पानी का सिस्टम घर का ख़राब होगा, आप प्लम्बर्स को बुलाओगे।
इसी तरह से भगवान ने हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी बनाया है जिससे हमारी हार्ट बीट बनती है, दिल की धड़कन। दिल की धड़कन जो कहते हैं ना, जब कभी तेज़ हो जाती है कभी स्लो हो जाती है, वो दिल की धड़कन जो बनती है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का जो भगवान ने बनाया है। और अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम घर का ख़राब हो जाए तो आप किसको बुलाएंगे? इलेक्ट्रिशियन को। सो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट आर एक्चुअली द इलेक्ट्रिशियंस ऑफ द हार्ट। जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो स्टेंट डालते हैं, वो प्लम्बर्स हैं और हम लोग इलेक्ट्रिशियंस हैं। हम हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी विच मीन्स हार्ट बीट्स को ठीक करते हैं। जो भी अपने आप को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बोलता है, हम लोग EPs बोलते हैं। वी प्राउडली कॉल्ड आवरसेल्व्स एज EPs। सो EPs आर द इलेक्ट्रिशियंस ऑफ द हार्ट। अमेजिंग, कितनी खूबसूरती से आपने इसको आसान शब्दों में जो है दर्शकों को समझा दिया। लेकिन ये हमने कभी गौर ही नहीं किया, इंक्लूडिंग मी, कि इसके लिए अलग काइंड ऑफ स्पेशलिटी चाहिए होती है। मुझे लगता था कि स्टंट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सब एक ही डॉक्टर कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता जी। आपने सुना नहीं है हार्ट अटैक हो गया, वो यंग बंदा मर गया। हार्ट अटैक से प्लीज़ अंडरस्टैंड 85 to 90% पेशेंट सर्वाइव ऑफ हार्ट अटैक, मे बी 95%। Really? क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक की हमारे को बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारी अवेयरनेस एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमारे को ये पता है कि हार्ट अटैक अगर हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं अवेलेबल हैं, दवाइयाँ अवेलेबल हैं, एंजियोप्लास्टी अवेलेबल है, सर्जरी अवेलेबल है। इट्स ऑल द थिंग, टोटल जो गैम्बिट है उसका हार्ट अटैक का, वो बहुत अच्छे से डिफाइन हो चुका है ओवर द ईयर्स, राइट। लेकिन वो सडनली मर गया, दैट इज सडन कार्डियक अरेस्ट। 95% डू नॉट सर्वाइव सडन कार्डियक अरेस्ट। और हमें पता ही नहीं है सडन कार्डियक अरेस्ट होती क्या है। हम हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं। न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है यंगस्टर्स मर गए, वो जल्दी उनका हार्ट अटैक हो गया, उनका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इट्स सडन कार्डियक अरेस्ट। सो ये क्या कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हार्ट अटैक अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है? मतलब हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट को सेम कहना इज लाइक calling apples and oranges as same. They are not same. They are fruits. Apple is apple, orange is orange, right? So इस तरह से हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट को सेम कहना इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि हमने जैसे अभी डिस्कस किया, खून की धमनियाँ जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, वो चोक हो जाए तो उस मसल को डेड कर देती हैं, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर वही हम आते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट पे, अगर दो तारें हार्ट की वो गलत तारें जुड़ जाएं तो क्या होगा? स्पार्क्स निकलेंगे। जैसे स्पार्क्स निकलेंगे इसी तरह से आपके हार्ट में स्पार्क्स निकलते हैं। हार्ट में स्पार्क्स निकलते हैं तो हार्ट कंट्रैक्ट नहीं करता है, इट क्वेयर्स, इट गोज इनटू समथिंग नोन एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इतना हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, 300-400 बीट्स पर मिनट पे हो जाती है कि उस वक्त हार्ट बिल्कुल स्टैंड स्टिल में आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शनिंग होती है, दो गलत तारें जुड़ गई, उसकी वजह से होती है। हार्ट के अंदर स्कार बने हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो हैं वो आप समझ रहे हैं, आपके पास पानी पड़ा है, आप बिजली की नंगी तार वहाँ छोड़ देंगे तो क्या होगा? करंट है, करंट आएगा। इसी तरह से हार्ट में करंट आता है और वो करंट जो है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो बिल्कुल अगर हेवाय चला जाए, बिकॉज ऑफ many reasons, the reasons can be varying from पुराना हार्ट अटैक जिसका स्कार बना हुआ है, डेड मसल हुआ है, मायोकार्डाइटिस, दैट मीन्स वायरल इन्फेक्शन हो गया आपके हार्ट में और उससे इन्फ्लेमेशन हो गई, वहाँ पे सोजिश आ गई है और वहाँ पे वो करंट्स के जो चैनल्स हैं वो लीक कर रहे हैं, वो स्पार्क कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, कुछ हेरिडिटरी चीज़ें होती हैं जिनको जेनेटिक चीज़ें बोलते हैं हम, उनसे हार्ट के इस तरह के चैनल्स बन जाते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का मैल फंक्शनिंग करते हैं और इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो एकदम से हेवाय चला जाता है। सो डॉक्टर, ये जो आपने बताया कि कार्डियक अरेस्ट और ये जो हार्ट अटैक होता है, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है और अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सो दोनों स्थिति में कोई पेशेंट तो मैं नहीं कहूँगी, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? जबकि अगर सडन हार्ट अटैक है तो उसमें तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पाता। अगर हार्ट अटैक हो रहा है आपको तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और ये मेरे से ज़्यादा हमारे दर्शक जानते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के बारे में इतनी अवेयरनेस हो चुकी है ओवर द ईयर्स
कि उनको पता है घर में डिस्प्रिन रखनी चाहिए, घर में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलिंग मेडिसिन होनी चाहिए, घर में सॉर्बिट्रेट होनी चाहिए, अगर कोई एल्डरली है तो उनमें इस तरह की दवाइयाँ जनरली मिल जाती हैं, या उनको पता है छाती में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, हमें फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ईसीजी करानी चाहिए। द अर्लियर डायग्नोसिस द बेटर इट इज़। सो हार्ट अटैक के लिए तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ऑलरेडी हो चुकी है। इट इज़ सडन कार्डियक अरेस्ट जिसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सडन कार्डियक अरेस्ट हम जान नहीं पाते। वाई? बिकॉज इट इज़ सडन, अकस्मात। कार्डियक इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। अरेस्ट मतलब हार्ट एकदम स्टैंड स्टिल में चला गया, अरेस्ट हो गया। सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। इतने लोग जो वहाँ पे आजकल आप देख रहे हो यंगस्टर्स में हो रहा है, दिस इज सडन कार्डियक अरेस्ट। चाहे वो जिम में एक्सरसाइज करते हुए हो रहा है, चाहे वो भागते हुए हो रहा है, बैडमिंटन खेलते हुए हो रहा है, डांस करते हुए हो रहा है। What leads to this? मतलब पहले तो हम नहीं सुनते थे कि एक 30-32 साल, अब 16-17 साल के व्यक्ति को भी हो जाता है। हाँ, किसी को भी हो सकता है। इट इज़ नॉट हार्ट अटैक, नो, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट इज़ सडन कार्डियक अरेस्ट। उसकी जो टोटल प्रिवेंशन है दैट इज़ पॉसिबल। ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज जब एक किसी इंसान को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गई, वो गिर गया, आपके सामने बेहोश हो गया, आप क्या करेंगे? श्वेता, आपके सामने अगर कोई बेहोश होकर गिर जाए, आप क्या करेंगे? You will immediately call for an ambulance or maybe एम्बुलेंस हिंदुस्तान में कितनी देर में आती है? हाँ, it takes time. जब किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट होती है, कोई बेहोश होकर आपके पास गिर गया, आपके पास सिर्फ 6 मिनट होते हैं। दैट्स करेक्ट, यू हैव टू स्टार्ट CPR। लेकिन वो थॉट आपके दिमाग में पहले नहीं आया, क्योंकि हमारे दर्शक, हमारे लोग, हमारे पॉपुलेशन जानती ही नहीं है CPR की इम्पोर्टेंस। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन सेव्स लाइफ। हर एक को, हर इंसान को CPR आना चाहिए, आपको CPR सीखना चाहिए। सारे हॉस्पिटल्स, इवन हमारा इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स फ्री ऑफ चार्ज सिखाता है सबको। मैं OPDs में कितनी बारी कैंपेन्स शुरू कर देती हूँ, डमीज़ मंगा के लोगों को CPR सिखाने का करते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती आगे आके सीखें। क्यों नहीं है हमारे में जज्बा एक लाइफ सेव करने का? लाइफ सेव करना तो बहुत ही पाक चीज़ है ना, वेरी पायस थिंग, राइट? टू सेव समवन्स लाइफ, इट इज़ सच अ गुड फीलिंग। सो वाई आर वी नॉट रेडी टू सेव समवन्स लाइफ? क्यों नहीं करते हैं हम? क्या आई डोंट नो, इनहिबिशन आप बताइए, आपके दर्शक बताएंगे हमारे को, हमारे दर्शक बताएंगे कि क्यों इनहिबिटेड होते हैं। देखिए, CPR पहले तो सीखिए, फिर उसके बाद अगर भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़े, आपके आसपास कोई बेहोश होकर गिर गया है, उसके ऊपर CPR करके उसकी जान बचाइए। इट इज़ अ मस्ट टू डू दैट। आपको AED के बारे में पता है? ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन। जिस टाइम पे हम जैसे बात कर रहे थे सडन कार्डियक अरेस्ट की, जब वो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है, आपने देखा होगा अगर हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट आए, आपने मूवीज़ में देखा होगा, राइट? तो उसमें वो बिजली का झटका लगाते हैं, 2 पैडल्स रखते हैं, चेस्ट के ऊपर लगाते हैं और वो उछल के बाहर आता है। खैर, दैट इज़ एन एग्जैजरेटेड थिंग, बट द थिंग इज़ दैट वो पैडल्स जो लगाते हैं, दैट इज़ अ शॉक दैट वी डिलीवर्ड। अ मीटर्ड शॉक हमारा होता है, जो हम DC कार्डियोवर्जन, डायरेक्ट करंट कार्डियोवर्जन करते हैं, उसको देते हैं पेशेंट को, ठीक है? अब वही डिवाइस एक छोटे से डब्बे में आ गया, छोटा सा डब्बा जिसके 2 पैचेस हैं, ठीक है? और वो एक तार लगी हुई है जो उस डब्बे को कनेक्ट हो जाती है। आप वो पैचेस छाती पे लगाएंगे, उनके ऊपर गाइडेंस दी होती है पैचेस के ऊपर कि कौन सा पैच कहाँ लगना है। एक सेंटर बोन पे लगता है, एक साइड में लगता है, ठीक है? उसकी तार आपकी कनेक्ट हो जाती है, वो हिंदी में और इंग्लिश में उपलब्ध है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि उस वक़्त उस इंसान को जो बेहोश होकर गिर गया है उसको क्या हो रहा है। अगर तो उसकी हार्ट बीट फास्ट है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ, जिस वजह से वो बेहोश होकर गिर गया है, तो वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि दिस इज़ अ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, रिदम इज़ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, डिलीवरिंग शॉक। आप दूर हो जाइए, वो शॉक डिलीवर करके अपने आप से शॉक डिलीवर करेगा। सॉरी, रेगुलेट कर देता है, वो रेगुलेट कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे शॉक दे के हम उस अरिदमिया को, अरिदमिया मीन्स फास्टर हार्ट बीट को हम इंटरप्ट करते हैं और नॉर्मल हार्ट बीट टेक ओवर कर जाती है, ठीक है? और अगर वो सपोज उनकी हार्ट बीट है ही नहीं, बंद हो गई है हार्ट बीट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, देन वो आपको एनालाइज करके बताता है एसिस्टोल मीन्स देयर इज नो हार्ट बीट, स्टार्ट CPR। आप CPR शुरू करें।
तब आप पेशेंट का CPR शुरू करेंगे, राइट। ये AED के बॉक्सेस आपको अवेलेबल होंगे, आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ, वैसे तो जहाँ जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है वहाँ वहाँ ये AED का बॉक्स होना चाहिए। ये जान बचाने के काम आता है। आजकल आपने देखा होगा, अगर आप रिसेंटली ट्रैवल किए हैं तो एयरपोर्ट्स पे एक बिजली का साइन बना होता है, वो वज्र का साइन बना होता है ना, जैसे इंद्रदेव का वज्र होता है वैसा साइन बना होता है। उसके नीचे एक बॉक्स लगा होता है, उसके ऊपर AED लिखा होता है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। मतलब अवेयरनेस की इतनी भारी कमी है एयरपोर्ट पे, लेकिन हम जानते नहीं हैं। हमारे मेट्रो स्टेशंस में है, बहुत सारे मेट्रो स्टेशंस में है। ये जो हमारी मेट्रो स्टेशन आती है फ्रॉम एयरपोर्ट टू द रेलवे स्टेशन, उसमें है। सो स्टेशंस पे लगाया है, काफ़ी बिल्डिंग्स में लगा है, साकेत मॉल में लगा है, कुछ मॉल्स में भी लगा हुआ है। लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है वहाँ वहाँ AED होना चाहिए। क्योंकि AED का बॉक्स आपने पकड़ा, कोई बेहोश होकर कहीं भी गिर सकता है ना, ऐसा ज़रूरी थोड़ी सिर्फ एयरपोर्ट पे गिरेगा, राइट। अ पर्सन कैन फॉल, हैव सिनकपी एनीवेयर। वो जहाँ गिरे वहाँ पे आप वो AED का बॉक्स आपके हाथ के उस पर अवेलेबल होना चाहिए, आप उसको लगाएं। हर एक स्कूल में, जिम्नेजियम्स में, एवरीवेयर देयर शुड बी एन AED बॉक्स। तो कहीं ना कहीं मतलब ये पॉलिसी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, पॉलिसी की कमी है। पॉलिसी की भी तो कमी हो सकती है, क्योंकि अगर ये मैंडेटरी बना दिया जाए कि जिम में होना चाहिए तो फिर होना चाहिए। आपने फायर एक्सटिंग्विशर भी तो बनाया है ना, मैंडेटरी किया है, राइट। हमारी गवर्नमेंट ने ही किया है, तो उसी तरह से इसका भी मैंडेटरी होना चाहिए। ये तो लाइफ बचाता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स का क्या काम है? आग बचाना, लाइफ बचाना, ठीक है ना। इसी तरह से AED का काम ये है, लाइफ बचाना, आपको होना चाहिए। इनफैक्ट पॉलिसीज शुड बी देयर दैट एवरी चाइल्ड हु इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द स्कूल, 14 साल की उम्र का बच्चा, उसको CPR आना चाहिए। एनी प्लेस वेयर देयर इज अ फायर एक्सटिंग्विशर देयर शुड बी एन AED। दिस शुड बिकम अ पॉलिसी। ये लाइफ सेविंग है। But even I have children and they go to good schools and people around our house also. I haven't seen any such workshops happening where children are taught all this. So ये approach किधर से होना चाहिए? Hospitals की तरफ से हो सकता है? No, schools की तरफ से होना चाहिए। हम लोग तो जाते हैं, मैंने कम से कम नहीं 5-6 schools में बात की है। There is just no interest. I have tried my best. मैंने बोला है मैं मैनीक्वींस लेके आऊँगी, मैं खुद आऊँगी, आके बच्चों को सिखाते हैं, and we'll give them a certificate. We'll give them a certificate that I am CPR trained, I can save life. It's such a proud thing. Of course. देखिए United States of America में there is a place called Seattle. Seattle is known for natural disasters. वहाँ बहुत natural disasters होते हैं, तो इसलिए वहाँ मैंडेटरी हो गया कि कैसे बचाएंगे लोगों को। हम ऐसे बचाएंगे कि हम सब बच्चों को, whoever is graduating from school should get a certificate that I am CPR trained. उसको बैच मिल जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एक बैच मिल जाता है, and everybody 100% of people there are CPR trained. I think it should come from parents as well because शुरुआत वहीं से होनी चाहिए. Absolutely. देखिए आप एक बच्चे को CPR सिखाते हैं, ठीक है, एक बच्चे को आपने सिखाया एक फैमिली में से, वो जाके अपने पेरेंट्स को सिखाएगा, अपने सिबलिंग्स को सिखाएगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सिखाएगा। हमारी इंडिया में जॉइंट फैमिलीज होती हैं मोस्टली, ठीक है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सारे इकट्ठे, सब लोग बड़े घरों में, या आई अंडरस्टैंड न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, बट वी आर गोइंग बैक टू अगेन अ फैमिली कंसेप्ट कि सब लोग इकट्ठे रहें, ग्रैंड पेरेंट्स पूरे होते हैं घर में, और किसी को भी बेहोशी हो सकती है, राइट। Anybody can have a syncope, and if you have syncope, बेहोशी is technically known as syncope, तो आपको CPR तो आना चाहिए। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के तहत कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं मैम? मतलब अगर रिदम बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, कभी तेज़ है, कभी रुक सा गया है, कौन कौन से डिवाइसेस उसमें इस्तेमाल होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग ब्रांच। एक तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हार्ट बीट्स आती है, एक हार्ट फेलियर आता है, दोनों चीज़ों का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर स्लो हार्ट बीट हो जाए, मतलब आपके दिल की बिजली कम हो गई है या तारें ब्रेक हो गई हैं, तो आप क्या करें? घर की बिजली चली जाए तो हम जनरेटर या
पावर ऑन करने के लिए क्या करते हैं, जनरेटर लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं। इसी तरह से हम पेसमेकर्स लगाते हैं। देयर इज़ नो मेडिसिन इन द वर्ल्ड विच कैन इंक्रीज द हार्ट बीट। अगर वो हार्ट बीट स्लो हो गई है, हार्ट की तारें जो हैं, बिजली की तारें जो हैं वो टूट गई हैं, वो कट गई हैं, तो कोई देर इज़ नो दवाई विच विल हेल्प यू, देर इज़ नो मेडिकेशन इन द वर्ल्ड। यू हैव टू गेट अ पेसमेकर डन। टाइमिंग वो आपके डॉक्टर बताएंगे डेफिनेटली। आई एम नॉट अ पर्सन के हर एक स्लो हार्ट बीट में लगाएं, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। आप डॉक्टर ऑफकोर्स कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से मिलिए या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। जो पेसमेकर लगते हैं, अब उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमारे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हुई है वो हुई है कि हम पहले कन्वेंशनल पेसमेकर्स लगाते थे, एक सर्जिकल इंसिजन देके सर्जिकल इम्प्लांट करते थे। इतना सा इंसिजन होता था जो हम कॉलर बोन के नीचे लगाते थे, वहाँ पॉकेट बना के वहाँ पे एक डब्बी फिक्स कर देते थे। उसकी 2 या 3 वायर्स डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की क्या इंडिकेशन है, वो हार्ट के अंदर थ्रू अ वेनस पंचर चली जाती थी। राइट, ओवर द टाइम वी हैव सीन दैट देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस प्रोसेस, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि एक सर्जिकल इम्प्लांट है, उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लड कलेक्शन हो सकती है, हेमेटोमा हो सकता है, लीड्स की प्रॉब्लम होती है, लीड्स हिल सकती हैं या लीड्स ब्रेकेज हो सकती है। आफ्टर ऑल इट्स वी आर पुटिंग इन मेटल विच इज़ कवर्ड बाय इंसुलेशन। वो मेटल की जो तारें हैं वो टूट सकती हैं, इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है, वेयर एंड टीयर हो सकता है। आपकी लेफ्ट साइड पे हम लगाएं या राइट साइड पे लगाएं, बाजू तो मूव करती है ना हमारी, उससे वेयर एंड टीयर हो सकता है। सो ये सब कुछ देखते हुए देयर वाज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट गोइंग ऑन व्हेन वी रियलाइज दैट लीड्स आर द एक्लीज हील ऑफ द पेसमेकर। तो हमने लीडलेस पेसमेकर बनाया। हमने मतलब मैंने नहीं बनाया, या ऑफ कोर्स आर रिसर्च पीपल एंड आर engineers, our biomedical engineers, our biotechnical engineers and the doctors, they combined hands and they made leadless pacemaker. अब उसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, क्विक रिकवरी है, विद इन 6 to 8 hours पेशेंट घर जा सकता है। कैसे करते हैं फिर? जैसे स्टेंटिंग होती है ना, टांग के नाड़ी के थ्रू आर्टरी से हम एक स्टेंट जाके हार्ट में डाल देते हैं और फिर कैथेटर वगैरह बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से लीडलेस पेसमेकर को हम एक कैथेटर के ऊपर माउंट करते हैं। उसके ऊपर माउंट करने के बाद हम टांग के नाड़ी के थ्रू उसको हार्ट में लेके जाते हैं। हार्ट के अंदर नीचे के चेंबर में, ऊपर के चेंबर में वो कैप्सूल फिट कर देते हैं। वाह, या वी हैव बीन डूइंग दिस। एक्चुअली 2016 में मैंने पहला इम्प्लांट किया था लीडलेस पेसमेकर का इंडिया में। एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। पहले सिंगल चेंबर था, नीचे के चेंबर में था, अब ऊपर के चेंबर का पेसमेकर भी आ गया है। मैंने अभी इसी महीने बिगनिंग में वो किया है, इंडिया में लॉन्च हुआ था, 5th of अक्टूबर को किया है। एंड उसमें एक छोटा सा कैप्सूल हम ऊपर के चेंबर में लगा देते हैं। ऊपर और नीचे के चेंबर में 2 कैप्सूल लगा के उनकी आपस में तालमेल और बातचीत करा सकते हैं। दैट इज़ अ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग वे आउट। हाँ, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कम टू कि अभी जैसे आपने कहा कि महज कुछ सालों में ही अगर हम देखें तो इट हैज़ मतलब एडवांसमेंट हुआ है। And down the line with the kind of thing we are witnessing AI के हिसाब से आने वाले समय में आप इसको बहुत ज़्यादा बदलता हुआ देखती हैं? I would say yes. हम लोग AI को कार्डियोलॉजी, स्पेशली कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में तो बहुत यूज़ करते हैं। काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे थे। आप लोगों की अवेयरनेस अब बढ़ रही है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। देखिए, हमारा सिंपल एक इन्वेस्टिगेशन होती है विच इज़ नोन एज एन ECG। ECG जो होती है वो जो हार्ट की रिदम को डिपिक्ट करती है, उसका रॉ डेटा हम एक कंप्यूटर में एनालिसिस के लिए डाल सकते हैं। हमने लाखों ECG डिफरेंट पेशेंट ग्रुप में उसमें डाली, कंप्यूटर में डाली, कुछ नॉर्मल, कुछ एबनॉर्मल, एज ग्रुप्स के हिसाब से सब कुछ वो डाला। एंड देन नाउ वी हैव अ एल्गोरिदम अवेलेबल जिसमें अगर आपकी ECG आज हो, वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि विद इन 15 डेज़ क्या आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। राइट, हम लोग डिवाइसेस लगाते हैं। मैंने हार्ट फेलियर की बात की थी। हम हार्ट फेलियर में डिवाइसेस लगाते हैं, ठीक है। वो डिवाइसेस क्या होता है, वो हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। लीड्स के साथ हम 3 लीड्स डालते हैं और वो हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, नॉर्मलाइज कर सकता है ना। अगर वो डिवाइस लगाया है, वो डिवाइस में एनालिसिस एल्गोरिदम्स डाले हुए हैं हमने,
वो एल्गोरिदम्स के हिसाब से वो आप 15 दिन पहले बता सकता है कि आप हार्ट फेलियर में जाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या कुछ डिवाइस इंस्टॉल करना तो पड़ेगा? जी बिल्कुल, How उसमें do you- करना पड़ेगा। एल्गोरिदम्स नहीं, ये ईसीजी में आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ECG तो directly आप आप कराएंगे, कराएंगे। राइट। मैं आपको एआई का बता रही हूँ। एक तो ईसीजी है जो एआई में बहुत आगे चली गई है, हमारे लिए बहुत आगे चली गई है। दूसरा, हार्ट फेलियर के डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं वो जब हमने इंस्टॉल किए हैं उसके एल्गोरिदम्स इतने मैच्योर हो गए हैं, इतने बढ़िया हो गए हैं दैट दे गाइड अस फॉर द थेरेपी ऑफ द पेशेंट। मैं आज अगर आपकी थेरेपी को आप एक स्टैंडर्ड थेरेपी पे थे, ठीक है, आप स्टैंडर्ड थेरेपी, मेडिकल थेरेपी पे थे, लेकिन वो डिवाइस ने एनालाइज किया कि आपके हार्ट में, आपके लंग्स में पानी बढ़ रहा है, पानी की मात्रा बढ़ रही है, आप हार्ट फेलियर में जा सकते हैं 15 दिन में। उसने अलार्म दिया, हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। वो प्रोग्रामिंग करके हमने देखा दैट प्रोग्रामिंग में कैसे, रिमोट मॉनिटरिंग, सी इट्स ऑल एआई, इट्स ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट मॉनिटरिंग। मैं यहाँ बैठी हूँ, पेशेंट कहीं छोटी जगह में है या किसी और शहर में है, उसने रिमोट मॉनिटरिंग का बॉक्स ले रखा है, रिमोट मॉनिटरिंग का बॉक्स लगाया, सारा एल्गोरिदम उसका एनालाइज होके मेरे पास कंप्यूटर में आ गया, राइट। मैंने देखा ये अलार्म आ रहा है, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो उसकी दवा मैंने एडजस्ट कर दी, ठीक है। मैंने किसी चीज़ की मात्रा बढ़ाई, किसी चीज़ की मात्रा कम कर दी, उसको एक फाइन ट्यूनिंग कर दिया, राइट। वो करने से क्या हुआ कि उसको जो हार्ट फेलियर में जाना था आज से 15 दिन बाद, वो प्रिवेंट हो गया। पेशेंट को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, पेशेंट ठीक हो गया, बेटर हो गया, राइट। सो ये दिस इज़ ऑल एआई, ठीक है। दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ गाइडिंग अस टू मेक पेशेंट्स ट्रीटमेंट बेटर, दे शुड फील बेटर, और हमारे को गाइड कर रही है। तो जैसे आपने कहा कि लीडलेस डिवाइस आपने जैसे इंस्टॉल किया अभी पीछे, तो जो एक ट्रेडिशनल पेसमेकर है, जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं सो कहते हैं कि 10 साल बाद उसकी बैटरी बदलनी चाहिए, इसमें भी ज़रूरत पड़ती है? जी, अभी तक कोई पेसमेकर वर्ल्ड में नहीं बना है जो फॉर लाइफ बैटरी के साथ हो। अब ये है कि इसमें वो चार्जेबल, जैसे हमारा मोबाइल को हम चार्ज करते हैं वैसे कॉर्ड्स नहीं होती हैं। सो जब पेसमेकर की बैटरी फिनिश हो जाती है हमें रिप्लेस करना पड़ता है। यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी श्वेता, दैट जो पेसमेकर्स कन्वेंशनल थे उनकी लॉन्जिविटी पे बहुत काम किया हमने, अच्छी लॉन्जिविटी दिया। 10 से 12 साल उसकी लॉन्जिविटी होती है, उसके बाद वो रिप्लेस करना पड़ता है। लीडलेस पेसमेकर्स पे, बैटरी पे बहुत काम किया गया है। उसकी लॉन्जिविटी जो पेसमेकर्स अब नए आ रहे हैं अप टू 20 ईयर्स है। 15 से 20 साल की लॉन्जिविटी के पेसमेकर्स आ रहे हैं, विच आर वेरी वेरी गुड, राइट। सो इस तरह से लॉन्जिविटी के ऊपर जो काम हो रहा है उससे हम रिप्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी को कम करते जा रहे हैं। सो ये पेसमेकर और आईसीटी में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ आईसीटी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपकी हार्ट की बीट स्लो हो गई, आपको पेसमेकर लगना चाहिए। अगर आपकी हार्ट की बीट फास्ट हो रही है तो पेसमेकर तो वहाँ कुछ नहीं करेगा ना। ओके। पेसमेकर तो स्लोअर हार्ट बीट के लिए होता है, तो फास्टर हार्ट बीट के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था दैट हम लोग डीसी शॉक देते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आ जाता है, हम पेडल्स लेके उसको शॉक लगाते हैं। इसी को, अगर इसी डिवाइस को, शॉक लगाने वाली डिवाइस को हम इम्प्लांट कर दें पेशेंट के चेस्ट में, तो उसको आईसीडी बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। एंड इट ऑलवेज हैज़ अ बैकअप ऑफ पेसिंग. It always has a backup of pacing. All ICDs are a pacemaker and a defibrillator. So they are more sophisticated than pacemaker. क्यों? क्योंकि पेसमेकर ने स्लो हार्ट बीट के लिए एक एनर्जी देनी है, इम्पल्स देनी है, जिससे वो हार्ट बीट बनती रहेगी। आईसीडी ने फास्टर हार्ट बीट को एनालाइज करना है। फास्टर हार्ट बीट जब आपकी हो रही है, ऊपर के चेंबर से हो रही है, नीचे के चेंबर से हो रही है, कितना हार्ट बीट जा रही है, उस सब को एनालाइज करना है और उसको सही टाइम पे शॉक डिलीवर करना है ताकि वो थेरेपी करेक्टली हो जाए। नाउ इट इज़ फेल्ट एज अ थंप इन द चेस्ट बाय द पेशेंट। पेशेंट को पता चलता है, ठीक है। इट इज़ नॉट एज हैवी एज द एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, बिकॉज एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन जब हम करते हैं 100 जूल्स 200 जूल्स
इतनी करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी भी जाती है बहुत ज़्यादा। हार्ट तो रिब केज के अंदर है, रिब केज के साथ क्या है, बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स लगे हुए, ऊपर स्किन है, तो वो एनर्जी डिसिपेट भी होती है, इसलिए वो हम हैवी एनर्जी को देते हैं ताकि हार्ट को एनर्जी पहुंच जाए। इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर तो अंदर लगा हुआ है, छाती के अंदर लगा हुआ है, लीड उसकी अंदर ही जा रही है, हार्ट के अंदर है, तो उसमें जो एनवेलप ऑफ डिफिब्रिलेशन बनता है वो कम एनर्जी का होता है। तो वी हैव अबाउट 40 जूल्स तक का हमारे पास एनर्जी का होता है, 10 जूल्स भी है, 20 भी है, उसी में हम मॉनिटर कर सकते हैं, हम उसको एक्चुअली प्रोग्राम कर सकते हैं। वी कैन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, इंडिविजुअलाइज इट। मैम, सडन कार्डियक अरेस्ट में तो सडन ही होता है, लेकिन अगर एक हार्ट अटैक नॉर्मल है तो किस तरह के सिम्टम्स जो है वो इंसान को, क्या हमारी बॉडी पहले से अलार्म देना शुरू कर देती है, और कब से? देखिए, जब हार्ट अटैक का होता है ना, तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स जनरली पहले आ रहे होते हैं, बट सटल होते हैं। इवन सडन कार्डियक अरेस्ट में भी कुछ अमाउंट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें पहले सटल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों का आदत है ना, इग्नोर मारते हैं हम लोग। बॉडी तो हमारे को सिग्नल दे रही होती है, लेकिन हमें आदत है, ओ कोई बात नहीं, अजवाइन खा लो, ये तो बर्निंग हो रही है, ये तो गैस की है, ठीक है, अजवाइन खा लो, ये चूरन की गोली खा लो, यू नो, ऑल दीज थिंग्स कम इन। देन यू आर फीलिंग नॉट गुड, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। आप क्या करते हो? अरे वायरल होगा, कोई बात नहीं, एक गोली खा लो, पैरासिटामोल की गोली ले लो, कॉम्बीफ्लाम ले लो, ठीक हो जाएगा। वी कीप इग्नोरिंग इट। चेस्ट डिस्कम्फर्ट जो होता है ना, वो भी सटल आ रहा होता है। जैसे What sort of symptoms? पेन, छाती में दर्द, वो पहले से आने लगता है? वो थोड़ा बहुत आने लगता है। अगर पेन नहीं आ रहा है तो ब्रेथलेसनेस आ रही है। देखिए, आप 2 माले चढ़ के जा रहे हैं अपने घर में, ठीक है, या ऑफिस में 2 माले चढ़ के जा रहे हैं। कल तक आप वो कर रहे थे, वो आपसे आराम से हो रहा था, आज उसमें थक रहे हैं, 1 माले पे रुकना पड़ रहा है, ठीक है, दूसरे माले तक पहुंचते पहुंचते आप बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो गए, बैठ गए, आप ठीक हो गए, राइट? व्हाई इज इट हैपनिंग? हम कभी नहीं सोचते कि हमें ये क्यों हो रहा है। हम कहते हैं बुढ़ापा आ गया एक दिन में। एक दिन में बुढ़ापा कैसे आता है, आप मुझे बताइए भाई। बूढ़ा होना टाइम के साथ है ना। आप अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, यू आर फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ, यू फीलिंग, आप पार्क में वॉक करने जा रहे हैं, जितनी आप वॉक आराम से करते थे, दोस्तों के साथ बातें करते हुए किसी तरह से भी जाते थे, उसमें अब आप थक रहे हैं, यू फीलिंग टायर्ड, यू फीलिंग नॉट वेल, यू फीलिंग यहाँ पे पेन हो रही है, शोल्डर में आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बैठने के बाद रिलीव हो रहा है, दैट इज नोन एज वॉक थ्रू एंजाइना। दिस इज एक्चुअली अ टर्म, अ टेक्निकल टर्म कॉल्ड वॉक थ्रू एंजाइना, कि आप चल रहे हैं और आपको एकदम से पेन हुई, आप बैठ गए, ठीक हो गई, आप फिर से चल पड़े। दिस इज नोन एज वॉक थ्रू एंजाइना। सो ये सब हम अवॉइड करते हैं। देखिए, मैंने आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसको सिम्टम्स पहले से नहीं हो रहे हो। मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आए, ठीक है, बहुत अजीज पेशेंट है वो, यंग गाय, राइट, ही केम टू मी इन द ओपीडी, ही टोल्ड मी सम सिम्टम्स, मैम आई एम नॉट फीलिंग गुड, ये है। He was I think 33 और 35, 33 या 35 साल की उम्र थी उनकी, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये आपके जो आपको है ना, ये एंजाइना हो रहा है, टीएमटी वगैरह नहीं कराओ, तुम्हारी एंजियो करनी पड़ेगी। नहीं मैम कैसे, ऐसे नहीं, मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। ओके, अरे भाई जाके तू एक ईसीजी तो करा ले, तू एक कार्डियक एंजाइम्स करा ले, मैं तेरे को बता रही हूँ, आई एम क्लिनिकली डायग्नोजिंग यू। हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग टू द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई ऑलवेज गिव टाइम। समटाइम्स पेशेंट्स गेट इरिटेटेड, अरे आप इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, आपको बता रहे हैं ना ये हमारे टेस्ट कराए हैं, इनको ट्रीट कर दो। अरे भाई मुझे टेस्ट को थोड़ी ट्रीट करना है, मुझे पेशेंट को ट्रीट करना है। सो इफ आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस, आई नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर पेशेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो पेशेंट को अक्सर ही ये शिकायत होती है कि डॉक्टर टाइम नहीं देते। एग्जैक्टली मेरे साथ उल्टा है। मेरे से पेशेंट ये नाराज है, आप इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, आपको तो ये इन्वेस्टिगेशन हम दिखा रहे हैं, आप इस पे बता दीजिए ना क्या करना है। नो, आई वॉन्ट टू सी द पेशेंट, पेशेंट सामने बैठे हों, पेशेंट अपने बारे में बता रहे हों, मुझे सुनना है उनका, तभी तो मेरा एनालिसिस सही होगा। अच्छा, उस इंसान को मैं बोल रही हूँ भाई तुम ये टेस्ट करा लो, आप यकीन मानेंगे मेरी ओपीडी से बाहर निकले, वो चले गए घर को। घर पहुंचे नहीं, ही हैड अ चेस्ट पेन अगेन, ही वाज स्वेटिंग, ही ऑलमोस्ट हैड अ ब्लैकआउट। उसको वापस लेके आए उसके रिलेटिव्स,
इमरजेंसी में एडमिट किया, ही वॉज हैविंग अ हार्ट अटैक, राइट। एंड मैं उसको पहले कह रही थी, तो पहले इट वॉज ऑल प्लान कि हम प्लान करके करते हैं कि अच्छा चलो तुम्हारी ईसीजी में चेंजेस आ रहे, तुम आओ एंजियोग्राफी करते हैं, देखते हैं। उसका वहाँ पे एक्यूट सर्कमस्टांसेस में हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी किया है, उसकी नाड़ी पूरी बंद हो रही थी, उसको खोला है, स्टेंट डाला है, टच वुड पेशेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ बहुत अजीज पेशेंट है, क्योंकि ऐसे पेशेंट याद रखते हैं। और कोई ऐसा पेशेंट भी रहा जिसको आप कभी भूल नहीं सकती, जिसको आप मतलब ऐसा लगा हो कि आपने बचा लिया? देखिए श्वेता जी, आई डोंट मीन टू साउंड what should I say, very arrogant or anything, but I'm telling you with pride, humbly with pride, that मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, उन सबकी जान ही बचाती हूँ मैं, because I get such a वो जो बोलना चाहिए ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिनका हार्ट फंक्शन कमज़ोर है, जो सडन कार्डियक अरेस्ट से हैं, जो ग्रस्त हैं पूरे, उनकी लाइफ ही बचती है जब वो ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमेशा ट्रीटमेंट को पोस्टपोन करते हैं। हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों ये घुस चुका है कि डॉक्टर्स तो पैसा बनाते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, डॉक्टर्स आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, वी आर एम्प्लॉयड, राइट। द टेक्नोलॉजी विच इज़ अवेलेबल नाउ डेज, जो आपकी जान बचा सकती है, जो आपको सही ट्रैक पे डाल सकती है, दैट इज़ एक्सपेंसिव। वाई शुड यू लेबल डॉक्टर एज एक्सपेंसिव? अगर डॉक्टर डायग्नोज कर ले तो एक्सपेंसिव है, अगर डायग्नोज ना कर पाए तो फूहड़ है। ये क्या बात बनी? लेकिन मैम, जिस तरह की ट्रीटमेंट्स हैं वो एक्सपेंसिव तो है एंड नॉट वेरी इजीली अफोर्डेबल। Shweta, do you have a health insurance? Yes, I do. You do? So you are one of those people who are in the generation who are well read, who understand the importance of health. ठीक है, मुझे ये बताइए, हमारे से पहली जनरेशन में किसने कराई हुई थी हेल्थ इंश्योरेंस? No, mostly people did not have. Exactly. आप यकीन मानोगे, जो बैंक्स में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, देयर इंश्योरेंस इज स्टिल दे आर वर्किंग and they do not have the insurance once they are out of work. ठीक है, और उन्होंने कराई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी तो थी। आप मुझे बताइए, आप कार लेने जाते हैं, उसकी इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, अपनी हेल्थ की इंश्योरेंस लेने में हमारे को क्या प्रॉब्लम है? और हेल्थ की इंश्योरेंस के लिए हम लोग, इट्स नॉट दैट पीपल डोंट वांट टू गेट इट। मे बी एक तो अवेयरनेस की तो कमी है ही, लेकिन मुझे लगता है जो वेल रेड लोग हैं वो तो करा लेते हैं, बिकॉज वो देख भी रहे हैं। कोविड के बाद भी बहुत कोविड के बाद एग्जैक्टली। लेकिन एक समाज में हमारा एक वर्ग ऐसा है जिनको कुछ पता ही नहीं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये हमें पॉलिसी लेवल पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। आपको मौका मिले कभी किसी पॉलिसी मेकर से मिलने का, तो मेडिकली क्या प्रपोज करेंगे आपकी, क्या होना चाहिए? मैं तो उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करूँगी दैट आप जो अभी हमने बात किया ना, सडन कार्डियक अरेस्ट, CPR अवेयरनेस, वो करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है सबके लिए। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सन CPR अवेयरनेस इज़ अ मस्ट। दूसरा, आई वुड इंसिस्ट ऑन देम दैट प्लीज़ हेल्थ के बारे में इंश्योरेंस करने के लिए लोगों को इंसिस्ट करिए। देखिए, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, ठीक है। हम हेल्थ पॉलिसीज़ के नाम पे जिस तरह से हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है पॉलिसी, लेकिन वो फ्रीबीज़ बहुत दे रही है। फ्रीबीज़ क्यों देने हैं? देखिए, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। व्हाई डू यू वांट टू गिव फ्रीबीज़? यू इंसिस्ट दैट अगर 100 रुपया कोई कमाता है तो 2 रुपये में इंश्योरेंस करे, हेल्थ इंश्योरेंस ले अपनी, वो 2 रुपये इंश्योरेंस में स्पेंड करें। क्यों नहीं हम एक पार्ट, देखिए सेविंग किया ना, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे को ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत सिखाया हुआ है। हमें पॉकेट मनी भी मिलता था ना बचपन में, तो हम 10 रुपये के 10 रुपये नहीं खर्चते थे, हम उसमें से बचाते थे फॉर द रेनी डे, राइट। उसको हम, उस मेंटालिटी को हम वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? वाई डोंट वी यूज़ दैट फॉर आवर हेल्थ इंश्योरेंस? अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस है, यू विल नॉट फाइंड these treatments as expensive.
मुझे मेरे को ये कहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे दैट आई डोंट वांट एनीबडी टू फॉल सिक. I want everybody to stay healthy, and I'm sure we will discuss about that also, that how to stay healthy. At least heart health के बारे में हम बात करेंगे. लेकिन अगर आपको तकलीफ़ हो गई है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, why should you think कि मेरे को ये करना पड़ेगा, पैसे खर्चने पड़ेंगे? क्यों सोचते हैं हम इतना? हम बहुत इस तरह से सोचते हैं. शादी किसी की होनी होती है, प्लीज़ गो हैड एंड गेट मैरिड द वे यू वांट टू. आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट, बट यू स्पेंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ देयर in so much of wastage, so much of pomp and show. Why compromise on your health? अगर यहाँ पे 10 लाख का बिल आ गया हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल महंगा है क्योंकि यहाँ डॉक्टर महंगा है. क्योंकि मुझे डॉक्टर वनीता ये लगता है कि हमारे देश में अभी भी हेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इज नॉट द प्रायोरिटी. Why? हाँ, मुझे ऐसा लगता Why है. not? हाँ, अवेयरनेस नहीं है. We don't love each other. We don't love ourselves. That is the problem. Yes. अगर आपको अपने आप से प्यार है तो आप अपने आप को हेल्दी तो रखोगे ना, कम से कम. कम से कम. You have to spend your whole life with yourself. And you don't love yourself. आप अपने आप को हेल्दी रखने को तैयार नहीं हो. आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपका 1000 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, घुटने दर्द हैं, ये हो. I mean, I am seeing young people coming with ailments. I am surprised. I don't know. I think we have forgotten to love ourselves. You just mentioned heart health. वो मेरा एक सवाल वो भी था कि since such a seasoned doctor is sitting here, तो we must discuss heart health. कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं? हार्ट को हेल्दी रखने के बहुत सिंपल से कुछ पॉइंटर्स हैं. ठीक है, देखिए हार्ट की जो सेफ्टी होती है ना, सम ऑफ देम आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. अब पहले बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल क्या हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते. वो है इफ़ यू आर एन इंडियन, स्पेशली एन इंडियन मेल, एंड स्पेशली इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़. ये 3 चीज़ें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. इंडियन तो हम सारे हैं ही, जो मेल्स हैं वो, अब फीमेल्स भी प्रोटेक्टेड नहीं हैं. ठीक है, देर आर कपल ऑफ फैक्टर्स, वी कैन डिस्कस इट लेटर. एंड वी आर इन यहाँ पे जो है फैमिली हिस्ट्री है, हम अपने जीन्स बदल नहीं सकते, जेनेटिक्स हम बदल नहीं सकते. अगर फैमिली में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, अंकल आंटीज़ को हिस्ट्री है तो वी कैन नॉट चेंज दैट. बट देन देर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, कि इस सब के होने के बावजूद हम अपने को, हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं. दैट इज़ इफ़ यू हैव डायबिटीज़, हैव इट अंडर कंट्रोल. इफ़ यू हैव हाइपरटेंशन, हैव इट अंडर कंट्रोल. कंट्रोल करके रखें. आपका वेट अंडर कंट्रोल होना चाहिए. यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली. अब एक्सरसाइज के नाम पे लोग हमेशा ये बोलते हैं हमने तो जिम ज्वाइन कर लिया है, जिम की आपने मेंबरशिप दे दी है, ठीक है, और उसके बाद जिम कभी शक्ल देखी नहीं, पैसे खर्च किए. अगर जेब से पैसे निकले हैं तो डजंट मीन यू आर जिमिंग. एंड आई डोंट मीन जिम, आई मीन आप सैर कर सकते हैं. सी वी ऑल ट्रैवल इन कार्स और बाइक्स नाउडेज, राइट. अपनी कार को दूर पार्क कर दीजिए, चल के जाइए वर्किंग प्लेस पे. आई ऑलवेज वेयर स्केचर्स इन माई फीट. मैंने हमेशा वॉकिंग शूज़ पहने हैं हॉस्पिटल में. मैं ऊपर नीचे चलती रहती हूँ. आई नेवर टेक द लिफ्ट. आई गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स, आई गो इन एंड आउट ऑफ द एट्रियम. हम भागते दौड़ते रहते हैं. एंड आई ऑलवेज वेयर स्केचर्स. आई डोंट वेयर हील्स, आई डोंट वेयर अनकम्फर्टेबल शूज़. ठीक है, आप अपने स्टेप्स उसमें पूरे करिए. ये कर सकते हैं ना, इट्स अ डूएबल थिंग, राइट. अच्छा, उसके बाद आती है बात खान पान की. खाना, हाउ मेनी ऑफ अस टेक द टिफिन फ्रॉम हाउस? वी डोंट. हम लोग वहीं पे गार्बेज खाते हैं वर्किंग प्लेस पे, जो भी खाना होता है. आई कॉल इट गार्बेज बिकॉज इट्स जंक फूड. इट्स गार्बेज, इट इज़ दैट. जिस तरह से हम खा रहे होते हैं, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि एक घर का बनाया हुआ पराठा इज़ बेटर दैन द बर्गर और द पिज़्ज़ा दैट यू आर ईटिंग एंड मैगी दैट यू आर ईटिंग. और आप लोग वो रोज़ खाते हैं, राइट. स्कूल टाइम में मम्मा हमारे टिफ़िन बना के देते थे, हम खाते थे ना टिफ़िन. रिसेस का टाइम होता था, बैठ के वही टिफ़िन खाते थे और घर में खाली टिफ़िन लेके आते थे. हम वो टिफ़िन घर से क्यों नहीं लेके जा सकते? एंड एज अ फीमेल आई आस्क यू, यू मस्ट बी मेकिंग फूड फॉर योर चिल्ड्रन. व्हाई कांट यू पैक अ टिफ़िन फॉर योरसेल्फ? I do.
Very good. That's perfectly well done. And I do, and I pack for the other people in my office also. That's very good. That's awesome. That's exactly what I also do. And it has made a hell of a difference. It makes a hell of a difference if you are eating good food at your working place while you are at the job. And इसके बाद बात आती है स्मोकिंग की. It is a no smoking. You cannot smoke. वैसे इतना pollution है, why should you want to smoke? ठीक है. It is a no to smoking. It is not low smoking. It is no smoking. So that's why maybe females also are prone now. Yes, the females, the incidence of smoking has gone tremendously up in females. And what females don't understand is that in case you are in the reproductive age, you are doing that, you're taking oral contraceptives. The combination of oral contraceptives and smoking increases the risk of heart disease by 5 times. Oh. So if you are smoking, please do not use OCs, oral contraceptives. And if you have to use oral contraceptives, you have to stop smoking. And anyway, stop smoking, please. It's a no to smoking. Absolutely. And of course, the most important of all, stress. The stress plays such an important role for heart disease that I can't tell you. How do you control stress? मतलब ये तो मुझे नहीं समझ में आता ही. Stress controls us, right? It's the other way around. क्योंकि जब अगर किसी की लाइफ में कोई टेंशन है तो है. है. So actually it is not one of my very nice friend, she's a psychiatrist, psychologist. She said it is not the stress that troubles you. It is how you react to it. You don't have to react, you have to act. So I said, what do you mean by act? He says, you have to not let it control you. Just don't react. Think about it and act on it. ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे हैंडल कर लेते हैं. Handle करना है. Exactly. Acting on it, not reacting. And I have been taught over time. See, my job is full of stress. And you will not believe how much sometimes the things affect you, because there are a lot of things which happen. You are trying to do the best for the patient, but patient doesn't realize how hard you are working. When I have to do a case, when I go inside, scrub in and go inside and do a case, I mean, it's not in words that I can describe. There are times when I always accept challenging cases. Somehow God has made me for that. I accept challenging. जो हर जगह से refuse होके आते हैं patients, उनका I accept. Yes, I will do it. I will give it my best. Awesome. And I give them a good result. But they don't realize how much things have gone by, how much stress I have gone through to make them feel better, right? And then many a times I've started feeling that people have become thankless. Thankless towards the doctor. I seldom hear a word, thank you doctor, you did a great job. Seldom hear it. Right? It may come as, अरे मैम खाना नहीं अच्छा मिला था, अरे मैम डॉक्टर साहब बिल इतना ज़्यादा आ गया, क्या करें? Is it related to me? You tell me. खाना अच्छा नहीं मिला, आप हॉस्पिटल में आए हैं, ठीक है, you can put it to the catering service. फीडबैक आप दीजिए. ठीक है. आपको अगर बिल ज़्यादा आ गया, go to the finance. I can guide you. But does it stop you from saying, no doctor, you did a good job? Our patient who came in such a bad shape is going back hale and hearty. Thank you for that. Why have we become so, what should I say? So the reliability factor earlier जो हम सोचते थे कि डॉक्टर जो है वो भगवान का ही दूसरा रूप है. चलिए भगवान मत मानिए, लेकिन इंसान तो मानिए. इंसान नहीं मानते हैं. देखिए भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा अपनी पूरी करियर में, मैंने ये कभी नहीं सोचा है कि मैं भगवान हूँ. नो, आई एम अ मैसेंजर. ही गाइड्स मी. आई ऑलवेज, मैं आपको सीक्रेट शेयर कर देती हूँ अपना, उसका प्रोफेशनल सीक्रेट. आई ऑलवेज प्रे बिफोर डूइंग अ केस. आई ऑलवेज डू. I always pray for the health of my patient, and I always pray requesting God to be with me when I am doing it and to help me, right? Of course. Because I need His help, right?
every time I become better, I thank him. Thank you for making me better. Thank you for doing that. वो शुक्राना जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इसी तरह से शुक्राना हर एक के उसमें आना चाहिए, हर एक की नेचर में आना चाहिए. पेशेंट्स की, रिलेटिव्स की नेचर में वो शुक्राना ख़त्म हो गया. ना तो वो ऊपर वाले का शुक्राना करते हैं, ना ही वो डॉक्टर का शुक्राना करते हैं जो उनके लिए इतना काम कर रहा होता है. आई थिंक दैट इज अ मिसिंग एलिमेंट. मे बी इट इज बिकम मोर कमर्शलाइज थिंग. दे जस्ट लुक एट यू एज अ चेक दे हैव टू पे, और आई डोंट नो व्हाट. मैम, ये जो फील्ड है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का, इसमें मतलब पहली बार मैं किसी फीमेल डॉक्टर को देख रही हूँ. So I am the is first, it a male dominating it's absolutely a totally male dominated field. I am the first lady electrophysiologist of the country. मेरे बाद 4-5 और हैं, लेकिन in a field of cardiology, cardiac electrophysiology, we are very minuscule. Minuscule. It's a very challenging branch. Electrophysiology is a very challenging branch. आपको पता है, आप खुद ही मेरे को कह रहे थे कि हमें तो पता भी नहीं था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होती क्या है. So it's a very challenging branch. It is a different branch. जब मैं अपना करियर चूज़ कर रही थी तो कार्डियोलॉजी ज्वाइन किया था मैंने. तो मेरे टीचर हैं प्रोफेसर एम एल भाटिया. वेरी नाइस पर्सन. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को. एंड ही सजेस्टेड मी कि डॉक्टर साहब, ये एंजियोप्लास्टी तो सब करते रहते हैं, आप इस फील्ड को ट्राई करिए, देखिए क्या ये हो सकता है. तो वहाँ पे आई स्टार्टेड गोइंग टू द लैब एंड आई रियली वॉज फैसिनेटेड बाय दिस. एंड देन यू नो अबाउट डॉक्टर अशोक सेठ, इंटरवेंशन के महागुरु हैं, आई वुड से. He is one of my teacher, and when I talked to him in one of my struggling times, तो एक moment था जहाँ हम बैठ के बात कर रहे थे about my career, and I told him, I said, sir, मैं ये भी सीख लेती हूँ, ये भी सीख लेती हूँ. So he says, you want to be one of many, or you want to be the special one? I said, sir, no, I don't want to be one of many. He says, then there has to be, you have to be focused on the field. तो इसी फील्ड पे अगर तुम्हें ये पसंद है, तुम इसी पे फोकस करो. ये मुश्किल फील्ड है, बट इफ यू स्टे फोकस्ड, यू वर्क हार्ड, यू विल गो टू इट. क्यों इसको मुश्किल क्यों कहते हैं हम लोग? दिमाग चाहिए होता है ना. दिमाग तो मुझे लगता है किस हर चीज में चाहिए होता है. नहीं, इट इज दिस फील्ड रिक्वायर्स मोर फोकस, मोर रीडिंग, more hard work and intellectual capability. I'm not bragging for myself. I'm bragging for all my electrophysiology colleagues. They do the way we analyze the ECG. ECG देखना in itself is a very interesting thing. ठीक है, वो लोग इतना डरते हैं एक basic इस investigation से. And to do electrophysiology, it requires lot of time, lot of patience, lot of hard work. And all hail to my electrophysiology colleagues. We really work much harder in the lab, giving hours and hours of hard work, which is not everybody's job. It is not everybody's. So was there acceptance? लोगों ने स्वीकार किया जब आपने तय किया कि नहीं, मुझे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बनना है? एक्सेप्टेंस था? आपको क्या लगता है? नहीं होता है, नहीं होता. इवन मैं ये जानती हूँ कि आज के दौर में भी, चाहे आप कितना भी कंधे से कंधे मिला के चलने की बात करें, एक्सेप्टेंस बहुत कम होता है. एब्सोल्युटली, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल. कोई कॉलीग मेरे को कमेंट था, अरे तुम क्या कर रहे हो, जाओ घर जाओ ना, बर्तन धो. एंड कभी कॉलीग किसी का था, तुम्हारे से नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है. आई हैड टू वर्क 3-4 times more harder than my male colleagues to prove myself to be equal to them, while I was better than them. But it is there. That bias is there, that bias against a woman. You know, if you achieve it, you must have done something underhand or something not right. And if you do not achieve it, you are not deserving anyway. Women are not fit to do this. Yeah. So बहुत challenging रहा आपका पूरा. It is. People see today that yes, I am known, I am successful. They don't see the hard work I've put in through years and years of my career.
They don't know about it, they don't see it that way, and they have been mean about it also. It's okay. The that's past okay. is gone. Now, I think such God things meant- make you stronger. Yes, absolutely. I picked up every stone. I made a mountain and I climbed that. From every stone I picked up. Anybody who would say anything, I stopped reacting years ago. I would not answer back. I would not give explanations. I don't give. Even today, I don't give explanation. My work speaks for myself. They say that ye hai, waisa hai, whatever I hear, I keep hearing. I said, okay, my work will speak for myself. And God willingly, my work is speaking. I always say, ऊपर वाले का, उसने लिखा है ना, कोई नहीं बदल सकता. जो यहाँ लिखवा के लाई हूँ मैं, वो कोई नहीं बदल सकता. जो काम के लिए उन्होंने मेरे को बनाया है, मैं वो करूँगी. Whatever people I can help, I will definitely help. And rest is up to him. So this is how you manage your stress also. Stress तो होता ही है, मतलब सबको होता Stress है. I manage by giving myself me time. Shweta, I spend 40 minutes at least with myself every day. And I think everybody should do. It will make a gross difference in your personality. If you love yourself, you learn to love yourself, spend 40 minutes with yourself, and उस टाइम में मैं वो करती हूँ जो मेरे को करना होता है, मेरे मर्जी का जो होता है. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग. Amazingly, I am fond of reading. My all travel goes through reading one good book, which is with me. And this all I do. I spend time with myself definitely. And above all, this is one thing I've realized. I've been working in Indraprastha Apollo Hospital from last 4 years now. And one thing I've realized, I have got bunch of friends here. My friends have become, I always was very picky about my friends. I have my friends, I keep them close to my heart and that's it. But यहाँ पे मेरे को जो माहौल मिला है, एक अपनेपन का, एक cordial working relationship का, और जो एक दूसरे को support करने का, और एक साथ खिलखिला के हंसने का. Oh, that's amazing. That's amazing. And we really spend time, try to spend time together. हम लोग अपने उसमें से दिनाचर्या में से हम 5-10 मिनट निकालते हैं. अभी वर्ल्ड हार्ट डे था सितंबर में, 29th of September को, और हमने उसमें we all wore red t-shirts and we went to the atrium और हमने वहाँ पे जुम्बा किया. एंड वी वर लाइक किसी की ओपीडी चल रही है, किसी का पेशेंट चल रहा है, कोई केस फिनिश करके आ रहा है, कोई ओपीडी से भाग के आ रहा है. इट वॉज अमेजिंग द वे एवरीबडी कोलेटेड देयर एंड वॉज एक्सरसाइजिंग. आई मीन देर इज वर्क, देर इज स्ट्रेस, एंड देन देर इज हैप्पीनेस एंड फन. So that's what I've realized, a beautiful amalgamation of all these things together and then working out it. In the end, मैम, जो अब तक लोग महसूस करते थे कि ये जो समस्या है हार्ट रिलेटेड, ये उम्र दराज लोगों को ही होती है, एक एज के बाद ही होती है. बट अब किस एज में ये तय कर लेना चाहिए कि मुझे अपने दिल का ध्यान रखना है? श्वेता, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसको मैं 2 पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड करूँगी, प्री कोविड एरा, पोस्ट कोविड एरा. नाउ प्री कोविड एरा में हमारी जो हेल्थ पैकेजेस बनते थे, हम हार्ट हेल्थ के बारे में बात करते थे, तो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट 35+, 40+. आप एक बारी हार्ट का चेकअप कराइए, 2 साल में एक बारी, साल में एक बारी ऐसे कराइए और अपने हार्ट को ठीक रखिए, राइट. सो इट यूज्ड टू बी अराउंड 40, राइट. नाउ पोस्ट कोविड एरिया में कोविड के ड्यूरिंग बहुत कुछ हुआ, ठीक है. इट वॉज अ वेरी वेरी बैड एंड चैलेंजिंग टाइम दैट वी हैड. और हमने उस टाइम पे रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स पे, लंग के पैरामीटर्स पे बहुत कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि हमें पता लगा वो सैचुरेशन फॉल करवा देता है, वो लंग में चेंजेस कर देता है. इसलिए हमने सबने CT स्कैन कराए लंग्स के और हमने उसको फॉलो किया, राइट. हमारे सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर है. उस टाइम पे हमें पता नहीं चला कि इसने कार्डियक को भी, इस वायरस ने हार्ट को भी इफेक्ट किया है, ठीक है. हार्ट को इफेक्ट किया किस तरह से, दैट पहले इनिशियली आपको पता है केसेस आए, क्लॉट्स बन गए थे,
राइट। क्लॉट्स बनने शुरू हो गए, बॉडी में क्लॉट्स बन जाते थे या हार्ट में क्लॉट्स बन जाते थे। हमारे पास यंग लोग आने शुरू हुए हार्ट अटैक के लिए जो जिनमें क्लॉट्स ही बने हुए थे। देयर वाज नो डिजीज बट क्लॉट्स थे। जो क्लॉट्स हमने निकाल दिए, पेशेंट ठीक हो गए, राइट। इसी तरह लंग्स में, आर्टरीज में क्लॉट्स बन रहे थे। उसके बाद व्हाट वी रियलाइज्ड वाज पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक विद हार्ट बीट प्रॉब्लम्स। किसी का हार्ट बीट फास्ट रहने लग गया, किसी का हार्ट बीट स्लो रहने लग गया। तो हमें समझ नहीं लग रहा था कि इतनी हम हार्ट बीट की प्रॉब्लम्स को क्यों फेस कर रहे हैं। तो हमने हार्ट को एनालाइज करना शुरू करा। हमने उनकी एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर्स करवाए, हॉल्टर्स कराए, ECG कराया, एको कराया एंड साथ साथ कार्डियक MRI करवाना शुरू किया। कार्डियक MRI में हमारे को हार्ट में स्कार्स मिलने शुरू हो गए। तो हमने रियलाइज किया कि जो वायरस था उसने हार्ट को इफ़ेक्ट किया, मायोकार्डाइटिस किया, उससे स्कार्स बने हैं। या तो हार्ट की सूजन हुई है या वो सूजन होके जो सेटल हो गई है उसके बाद वो डेड टिश्यू पड़ा हुआ है, वो बना हुआ है और वो हार्ट बीट की प्रॉब्लम्स दे रहा है। सो इस तरह से हमने अब वी हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इज दैट इवन इसके अलावा वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, फीमेल्स में जो हम सोचते थे हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस 50 के अबव होता है, 50-55 के अबव होता है, विच इज़ देयर हार्मोनल एज जो ख़त्म होती है एंड मेनोपॉज शुरू होता है, तो तब ये शुरू होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब उसमें ये हुआ है कि एक तो फीमेल्स ने स्ट्रेस बहुत लेना शुरू कर दिया है, प्लस दे आर वर्किंग, दे आर ऑल कम्पिटिटिव वर्किंग में हैं वो, प्लस स्मोकिंग का इंसिडेंस हाई हो गया, तो इससे हार्ट का इंसिडेंस बढ़ गया, राइट। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ है कि कोविड की वजह से भी जो हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स हैं वो यंग फीमेल्स में भी आने शुरू हो गए हैं। सो 25 की एज पे मैंने कभी नहीं देखा था कोई लड़की को 25 की एज पे हार्ट अटैक हो, राइट। क्लॉट्स बनने शुरू हो गए, या 25, 27 की एज पे आ रहे हैं, फीमेल्स भी आ रही हैं, मेल्स भी आ रहे हैं। सो नाउ आई से वन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स। आपको ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है, आपको हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर की तकलीफ हो रही है, आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे जा रही है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस लग रही है, प्लीज़ चेकअप कराएं रिगार्डलेस ऑफ योर एज। एंड प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप, हर एक हॉस्पिटल में अच्छा पैकेज बना हुआ है जिसमें प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप हो सकता है, आप वहाँ जाके कराइए। इवन एट द एज ऑफ 25 एंड अबव शुड ऑल गेट इन्वेस्टिगेटेड। इसके पीछे जो डेविल है वो कोविड है या कोविड वैक्सीन है? श्वेता, वैक्सीन कैसे बनती है? वैक्सीन एक वायरस के डेड वायरस से बनती है, या उसके एक फिलामेंट जिसको डेड ले लिया है, RNA DNA, वो फिलामेंट्स होते हैं ना वायरस के, और वायरस को डेड करके आपने उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया है ताकि एंटीबॉडीज बूस्ट हो सके आपकी बॉडी को। इट्स अ डेड वायरस। व्हाई आर वी ब्लेमिंग द वैक्सीन? व्हाई आर वी नॉट ब्लेमिंग द वायरस इटसेल्फ? वायरस ने सबको इन्फेक्ट किया है। देखिए, रिगार्डलेस ऑफ आपने टेस्ट तब कराया है या नहीं कराया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेव, everybody has got infected with COVID virus. That virus has done miserable things in everybody. कहीं कहीं कुछ कम, कहीं कुछ ज़्यादा, पूरी पॉपुलेशन वर्ल्ड की उसने डिस्ट्रॉय करी है। सो आई थिंक इट इज़ द कोविड वायरस। लेट्स नॉट ब्लेम द वैक्सीन विच केम एज अ सोलेस दैट टाइम। देर इज़ एवरी वैक्सीन हैज़ अ साइड इफेक्ट, एवरी वैक्सीन। हम लोग इतनी वैक्सीन लगाते हैं बच्चों को, आजकल इतनी वैक्सीन लगती हैं, देर इज़ नो वैक्सीन विच इज़ नॉट विद नो साइड इफेक्ट, राइट। सो 100% सेफ कुछ नहीं होता है। इट इज़ द डेड वायरस वी आर गिविंग। सो उसका एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इट इज़ द वायरस विच हैज़ ट्रबल्ड अस। ICMR की स्टडी भी आ गई है, मेरी तो उनके ICMR के हेड से बात भी हुई थी, एंड इन अ डिस्कशन वी हैड। सो इट्स अ स्टडी विच इज़ शोइंग इट इज़ टोटली सेफ, यू नो। एंड ऑफ कोर्स लॉजिकली सोचिए ना, वाई आर वी सेइंग वैक्सीन? किसी ने बोल दिया वैक्सीन, हम उसके, यही तो मुसीबत है कि हम लोग फॉलो बहुत करते हैं, भेड़ चाल में बहुत जाते हैं। लॉजिकली सोचिए ना, वैक्सीन भी तो वायरस से ही बनी है, तो वायरस को ब्लेम करें? थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन वी हैड। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता।